आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं स्वागत हमारे दोनों ही मेहमानों का, राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। उसके अलावा हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब हैं हमारे साथ, सुमित जी भी हैं और शुभम जी भी हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले एक काम करते हैं, जल्दी से पहले सुमित जी का सुपर हिट ले लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। सुमित जी बताएं सर। और इसलिए एक वीक स्टॉक बनाने पे आया है, मंदी करने की सलाह रहेगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके गिरावट दिखा रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉक के अंदर यहां से नीचे में 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिलना चाहिए। इस हफ्ते के लिए व्यू होगा ये 250, 245 ये नीचे में टारगेट होंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के। 260 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर सेल का व्यू लेके काम करने का सलाह रहेगा। 266 है 267 छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए ऊपर में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को बेचे और नीचे में 250 और 245 ये दो टारगेट्स के लिए पोजीशंस को होल्ड करें 1 से 2 दिनों के लिए। यहां से जिस तरह से ये हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट आ रहा है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से गिरना चाहिए क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। तो 250, 245 दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए सेल करें। 267 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में कमजोरी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आप बिकवाली कर सकते हैं। अब एक बिगुल बचाते हैं शुभम जी के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए शुभम जी। दीपांशु जी, खरीदारी की राय है और स्टॉक है ग्लेनमार्क। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 480 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 21 रुपए 50 पैसे, 21 रुपए से 21 रुपए 50 पैसे के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 17 रुपए पे और टारगेट होगा 28 रुपए और 30 रुपए, ये दो टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो ग्लेनमार्क में अगर हम डेटा पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है फार्मा पहली बात तो एक ऐसा सेक्टर है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफेंसिव परफॉर्म करता रहेगा। और ग्लेनमार्क में स्पेसिफिकली अगर डेरिवेटिव डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड वाइंडिंग साइकिल चलता जा रहा है और पिछले 3 दिनों में जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्ट हुआ है, आज उसके बाद फिर से यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का। तो ग्लेनमार्क में एक यहाँ पे तेजी का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ग्लेनमार्क में यहां पर खरीदारी करने की राय है शुभम जी की तरफ से ऑप्शंस के जरिए। शुभम जी एक बार जरा आपका ऑप्शन फिर से बता दें, लेवल्स नोट करना रह गए एक्चुअली। अनिल जी, 480 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, अभी 21 रुपए से 21 रुपए 50 पैसे के बीच में खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस है 17 रुपए, टारगेट है 28 रुपए और 30 रुपए। 28 और 30। ओके, तो ये है आपके लिए राय ग्लेनमार्क फार्मा में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की राय। कॉल ऑप्शन खरीदें, ये राय है इस वक्त शुभम जी की तरफ से और ये कॉल ऑप्शन आपको 480 वाला खरीदना। आइए अब बिगुल बजाइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का और तैयारी है अब मुलाकात करने की हमारे विकास जी और राजेश जी से। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आप दोनों का। राजेश जी शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं सर कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक चुना है वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में देखें तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला। स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें प्रीवियस सेशन में देखने को मिला और जो बाइंग एक्शन पिछले दिनों में देखने को मिली है, हमें लगता है आरती इंडस्ट्री को यहाँ से बाय करना चाहिए। 1100 से 1130 तक के टारगेट हमें लगता है आरती इंडस्ट्री में अगर 1 से 2 महीने का नजरिए से अगर इसमें पोजिशनल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लगता है 1100 से 1130 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन इसमें अगर मिलती है तो 9000 से 975 ये बाइंग रेंज रहेगी आइडियल और हमें लगता है इसमें 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जो इसमें पोटेंशियल अपसाइड है यहाँ से करंट लेवल से 1100 से 1130 तक की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने को मिलना चाहिए। तो आरती इंडस्ट्री रहेगा पहली पिक बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म।
ओके, लॉन्ग टर्म में बाय करने की राय आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज में आती हुई इस वक्त राजेश जी की तरफ से। गुड मॉर्निंग विकास जी, आपकी भी पिक्स बताएं और अगर कोई अपडेट है आपका पुराना वाला तो एक बार अपडेट भी दे दें सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, दीपांशु को, पैनल में जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को। और जहां तक मेरी पिक्स का सवाल है तो सभी पिक्स पिछले 7-10 दिनों में जो कैश मार्केट की पिक्स दी है सभी ने मोर और लेस अच्छा किया, टारगेट्स भी अचीव करे हैं। और पिछले सप्ताह की एसपीएल पिक्स तो अभी मुझे याद नहीं या मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे उसको अपडेट देना रहेगा, तो इसलिए मैंने देखा नहीं। बट मुझे जो भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड करे सब में अच्छा ही किया था। पिछले 7-10 दिनों में मैंने नोटिस किया और काफी एक टारगेट्स भी अचीव हो गए थे। और आज के लिए जो मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक ट्रेड करना चाहता हूं, ये मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जो मैंने पहले भी कई बार चैनल पर रिकमेंड किया हुआ है निचले लेवल्स पे भी। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स। एक पिगमेंट बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मोर देन 30% मार्केट शेयर है। इसके इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में भी इनके प्लांट्स है। फिर इनके कई ब्रांड्स हैं जो कि काफी पॉपुलर है। कंपनी कैटर करती है कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को। बहुत ही शानदार कंपनी और बहुत ही शानदार इनके प्रोडक्ट्स है। और फाइनेंशियल्स देखेंगे तो जबरदस्त है। आरओई अराउंड 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20%, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 का है। और पिछले 5 साल का अगर आप कैगर देखेंगे प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुआ है 20% की कैगर से प्रॉफिट्स ने ग्रोथ दर्ज करी है। जो 54 करोड़ का प्रॉफिट था 5 साल पहले वो पिछले साल 135 करोड़ पे आया है। वैल्यूएशंस भी आकर्षक लगते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। 500 रुपए के मेरे इसमें टारगेट है इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। केमिकल्स ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है विकास सेठी साहब की तरफ से। 500 रुपए के टारगेट के लिए 9 से 12 महीने के लिए करें खरीदारी। आरती इंडस्ट्रीज तो जैन साहब को भी पसंद है। जैन साहब की तरफ से भी ये लगातार एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी आया और इसके अलावा सिद्धार्थ जी ने कई बार लगातार आरती इंडस्ट्रीज रिकमेंड किया, तो सबकी तरफ से ये लगातार खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आइए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रिसर्च। कुछ स्टॉक्स आपके सामने आशीष चतुर्वेदी ऐसे रखने वाले हैं जो आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि क्या ये वाकई में भाई बहन स्टॉक है। भाई बहन स्टॉक का मतलब है कि एक ही ग्रुप के एक ही माता पिता की संतान, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टॉक आपके सामने लेकर आने हैं। बहुत सारे तो आपको पता है, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सबको पता है, दोनों भाई बहन है, भाई स्टॉक है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पता नहीं है। आइए आशीष से जानते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। बताएं आशीष जी। इसके पीछे आइडिया हमारा ये था कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें एक साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ऐसे में अगर कहीं सेम डे पे मूवमेंट होता है तो आप इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। इस कड़ी में पहले 2 स्टॉक हम लेके आए, बीएफ यूटिलिटीज और बीएफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जो कंपनियां हैं ये बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनियां हैं। बीएफ यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार से जुड़ी हुई है एंड बीएफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो बीएफ यूटिलिटीज की करीब 3.15% हिस्सेदारी है। बीएफ इन्वेस्टमेंट बेहद डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनी है और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसकी 5 लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी है। बीएफ इन्वेस्टमेंट की कल्याणी स्टील में करीब 39% है, ऑटोमोटिव एक्सेल में करीब 35.52% है, भारत फोर्ज में 3.35% है और बीएफ यूटिलिटीज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.15% है। एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो हाइकल यहां पर भी जो कंपनी है इनकी 2.65% हिस्सेदारी है। अब इस कड़ी में दोनों स्टॉक को चुनने का कारण मेन ये है कि दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक साथ तेजी आती है। जिस दिन आपको बीएफ यूटिलिटीज तेज देखेगा उस दिन बीएफ इन्वेस्टमेंट में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और स्वाभाविक है कि दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, जिसके चलते अगर आप देखें तो इनके 1 साल का जो रिटर्न है ये भी बेहद आइडेंटिकल नजर आता है। बीएफ यूटिलिटीज अगर 1 साल में अगर आप देखें तो 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बीएफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में 33% का इन्वेस्टमेंट आया। तो ये दोनों भाई बहन शहर जो एक साथ चलते हैं अनिल जी और एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। ओके, तो यही वजह है कि दोनों में ऊपर और नीचे एक साथ आते हैं। तो कई बार अगर बीएफ यूटिलिटीज पर खबर आती है बीएफ यूटिलिटीज भाग जाए तो लोगों को लगता है कि अब हमें कमाई बीएफ इन्वेस्टमेंट में कर लेनी चाहिए। तो कुणाल जी, ये दोनों भाई बहन का रिश्ता एकदम परफेक्ट है ना?
बिल्कुल अनिल जी, परफेक्ट भाई बहन का रिश्ता है। और अनिल जी, इसको मापने का एक पैरामीटर होता है टेक्निकल्स में, जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो आप इसका कोरिलेशन प्लॉट करेंगे तो 0.8 0.9 का कोरिलेशन है, यानी कि बिल्कुल हुबहू एक जैसा मूव दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल पूरी तरह 100% भाई बहन स्टॉक्स हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स में है एक साथ मूव आता हुआ दिखा है। इसी तरह की कुछ और बेहतरीन स्टॉक आपके सामने हम हर घंटे रखेंगे। लेकिन आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक लेने का। राजेश जी से पूछते हैं, राजेश जी का पसंद का पोजिशनल स्टॉक। राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी, जैसे आपने अपडेट की बात करी थी, तो मैं अपडेट दे दूं। जो लास्ट एसपीएल मिड कैप में जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए, करीब 26 जून से हमने ये स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 18 स्टॉक्स अभी तक रिकमेंड किए। उसमें से 10 स्टॉक के टारगेट अचीव हो चुके हैं, जिसमें से सबसे अच्छा रिटर्न जो मिला था वो ग्रेन्यूल्स में मिला था। 206 के आसपास रिकमेंड किया था, करीब 35% के रिटर्न उसमें मिले। तो बहुत सारे स्टॉक्स से 10 स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 3 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और बाकी 5 स्टॉक्स अभी ओपन कैटेगरी में। तो लास्ट वीक हमने रिकमेंड किया था नैटको फार्मा, जस्ट आज ही उसने टारगेट अचीव किया, 824 रुपए का हाई बनाया। उसका हमने टारगेट 810 और 830 दिया था। तो 5 स्टॉक अभी ओपन है और 3 स्टॉक के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। हालांकि उनमें 2-3% के ही लॉस हुए। बाकी जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हुए, करीब 15% से 20-25% के आसपास प्रॉफिट बने जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे। तो आज जो पोजिशनल कैटेगरी में स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम में देखें तो स्टॉक ने पिछले 3-4 महीने में कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन का जिस तरीके से पैटर्न बन के आया है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एडवांस एंजाइम में हम बाय करने की सलाह देंगे। 198-192 की रेंज में इसको बाय एक्यूमुलेट करें। 185 का स्टॉप लॉस रखें और इसमें हमें लगता है पोजिशनल कैटेगरी में इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 230 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। एडवांस एंजाइम्स पर नजर रखिए। एक बार फिर से आप हमारे गेस्ट की कॉल से देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स, एपीआईज बनाने वाली कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज फोकस में आ रही हैं। आरती ड्रग्स पर पालविया साहब ने अपनी लॉन्ग टर्म कॉल दी है। आरती इंडस्ट्रीज, जैन साहब यहाँ पर आपका व्यू लेना चाहूंगा। पहले भी स्टॉक के बारे में चर्चा हुई है, काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। इस समय कोई व्यू इन स्टॉक्स पर, स्पेशली आरती इंडस्ट्रीज पर, जिस तरह से बाजार में तेजी बन रही है इस पर्टिकुलर स्पेस में? बिल्कुल, देखिए ये स्पेस तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स था। अगर मैं हर बार यही 3-4 महीने की रिसर्च को, मैं एक अलग मेरा एक पीरियड था लाइफ का जिसमें बहुत जबरदस्त, मतलब मैं अपनी ही वो बोलूंगा कि परफॉर्मेंस रहा है। हर स्टॉक्स चले और उसमें आरती इंडस्ट्रीज को भी हमने नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया। और आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर्स, एग्री केमिकल्स, इन सेक्टर से सारी पिक्स ऑलमोस्ट इन्हीं सेक्टर से कहीं ना कहीं निकली और एक फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस और ब्रोकिंग सर्विसेज से। तो आरती इंडस्ट्रीज देखिए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और अच्छा करेक्ट कर गया ऊपर के लेवल से। और फिर लास्ट वीक मैंने भी, अगर आपको याद हो दीपांशु जी, इसी सेगमेंट में वेडनेसडे को आरती इंडस्ट्रीज रेकमेंड किया था। हालांकि उस दिन बहुत नहीं चला था, थोड़ा बहुत 2-3% चला और 970-80 के लेवल्स थे। उसके बाद आज भी और ऐड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी अच्छे आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्रीज दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए जिन्होंने भी लिया हुआ और आज भी ऑलरेडी रेकमेंड किया राजेश जी ने। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1150 to 1200। बिल्कुल नजर रखिए पूरे के पूरे एपीआई स्पेस पर, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस पर। यहाँ पर आपको जबरदस्त एक्शन बनते दिख रहा है और लगातार आरती इंडस्ट्रीज है, ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पर आपको राय मिली है। सदानी साहब ने भी इस पर लगातार बात करी। इप्का लेबोरेटरीज है, वहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको जी बिजनेस पर सबसे पहले रिसर्च और साथ ही रिकमेंडेशन मिली है और सभी स्टॉक्स इस स्पेस के बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो वहां पर नजर रखिए। एक और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लॉरस लैब्स। आज भी शानदार एक्शन है और इनकी मैनेजमेंट भी बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, वर्किंग कैपिटल और बाकी जो डायनामिक्स जहां पर नजर रखनी चाहिए वहां पर कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। तो एक शानदार इंटरव्यू आपके लिए बस कुछ ही देर में आने की तैयारी में है। एक और फार्मा स्पेस से स्टॉक सुमित जी जिस पर आपकी राय लेना चाहूंगा, जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, नैटको फार्मा। यहां पर भी अच्छी रैली रही है। नैटको फार्मा पर आपकी कोई राय, कोई नए टारगेट्स जो इस पर निकल के आ सकते हैं जिस तरह से मूवमेंट है?
लंबे तेजी के ट्रेंड के अंदर है दीपांशु। ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लोअर लेवल से, अगर 6 महीना छोड़ के अगर मैं सिर्फ मार्च से बात करूं तो मार्च से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और स्टॉक यहां से अभी लगता है और भी परफॉर्मेंस दिखाएगा। नेटको फार्मा यहां से ऊपर में ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर, उसको देखते हुए लगता है कि यहां से पोजिशनल तौर पे कम से कम 850 रुपए से लेकर 900 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए। पोजिशनल टारगेट्स बोल रहा हूं मैं 900 रुपए तक के जल्दी ही नेटको फार्मा में देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर बात करें तो 850 रुपए तक के लेवल नेटको फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है इन स्टॉक्स में तो खरीदारी करनी है। डिप जरूर आ सकता है जिसके अंदर 770 780 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसी कोई भी डिप में खरीदारी करें। ओके, तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। ओके, अब आइए पोजिशनल पिक लेना बाकी है और वो ले लेते हैं हम एक बार विकास जी से। विकास जी ने लॉन्ग टर्म के तौर पर सुदर्शन केमिकल बताया और पोजिशनल के तौर पर कौन सा स्टॉक है बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो पोजिशनल के तौर पे मैं आज जो स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, इस स्टॉक को पहले भी मैंने इनिशियल लेवल्स पे भी कई बार रेकमेंड किया और हर बार टारगेट्स अच्छे हुए हैं। कंपनी एक शुगर स्पेस की कंपनी है। कंपनी का नाम है EID पैरी, जिसका भाव अभी 300 रुपए के आसपास का है। ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार कंपनी है और आज सुबह वरिंदर बंसल जी ने जो रिजल्ट एनालिसिस करते हैं वहां पे डालमिया शुगर के रिजल्ट्स को सुपर हिट कैटेगरी में दिया था। जिस तरह के नतीजे आए, मुझे कोई दो राय नहीं है कि इस कंपनी के भी नतीजे 5 तारीख को आने वाले हैं, बुधवार को बहुत ही अच्छे नतीजे होने चाहिए। और इसका एक आपको फंडामेंटल्स आपने भी कई बार डिस्कस करे हैं। ये कंपनी करीबन 60% हिस्सेदारी कोरोमंडल इंटरनेशनल में होल्ड करती है, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है और उसका जो 60% हिस्सेदारी की वैल्यू करीबन 13,500 करोड़ है। कंपनी EID पैरी की खुद की मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास ही है, तो काफी डीप डिस्काउंट है। एक सॉलिड बैलेंस शीट, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और मुझे लगता है इस जो क्वार्टर के नतीजे आएंगे डालमिया शुगर के नतीजे देखने के बाद मुझे लगता है EID पैरी से भी बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए। तो इस स्टॉक में मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 350 तक के टारगेट अचीव कर सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 285 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जो पसंद है सेठी साहब को, EID पैरी 285 के स्टॉप लॉस के साथ इसको करें आप खरीदारी। ये है आपके लिए एक अच्छा स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेठी साहब को पसंद है। आइए आपको बताने की थोड़ी देर में हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट जुड़ेंगे। एक कंपनी जिसने शानदार रिटर्न दिया वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स के फाउंडर और CEO हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका इंटरव्यू आप मिस मत करिएगा, आपको बहुत अच्छी डीप इनसाइड API बिजनेस से रिलेटेड आपको आज देखने को सुनने को मिलेगी। और 11 बजे हमारे साथ बग्गा साहब होंगे, AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, आपको सब कुछ एक्शन वो देने की भी कोशिश करेंगे। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है, एक बार हम शॉर्ट टर्म पिक्स ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए आपका आज का शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर स्टॉक। तो अनिल, शॉर्ट टर्म पिक में आज जो स्टॉक रहेगा वो वेस्ट लाइफ रहेगा। वेस्ट लाइफ में अगर देखें तो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, पिछले 3 दिनों से वो ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है स्टॉक में, हमें लगता है 390 से 400 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। तो 364 356 प्राइस बैंड में इसको बाय करें, 348 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 390 से 400 तक के। तो वेस्ट लाइफ बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने की राय वेस्ट लाइफ में। जुबिलेंट फूड भी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छी तेजी दिखा सकता है। 390 400 तक के टारगेट के लिए यहां पर भी तेजी बन सकती है। बाजार थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी 11,950 के आसपास पहुंचा है, 11,948 का लो बनाया तो एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज के लोअर एंड पर पहुंचा है। बैंक निफ्टी ने 21,250 का लो एंड छुआ है और वो मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, उसको होल्ड करता हुआ दिख रहा है। आइए सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब आपका शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर कौन सा स्टॉक आज कवर करने का इरादा है? जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है अब एक फोकस होना चाहिए ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में। जिस तरह के नंबर्स ऑटो OEMs के आ रहे हैं, तो वहां से मैंने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से मैंने पिक किया आज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। एक बहुत ही शानदार ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ये मेनली 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट को कैटर करती है और जिस तरह के नंबर्स हमने इस महीने के देखे 2 व्हीलर कंपनी से, TVS मोटर या हीरो मोटर बजाज ऑटो से, मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाली है। इसके भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न रेशियो बहुत ही शानदार, अराउंड ROE 19% का, डेट नेग्लिजिबल है बिल्कुल। पिछले 3 साल में कैगर रहा है प्रॉफिट 23% 25% की कैगर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने।
एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। मेरा इसमें टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1000 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस डालना है 900 रुपए का। रुपए का टारगेट, 900 रुपए का स्टॉप लॉस। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में वैसे भी भरपूर एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, जिस तरह से जुलाई महीने के ऑटो सेल्स के नंबर्स रहे। तो नजर रखिए, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक और स्टॉक है इस स्पेस पे, जहां पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। बैंक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बल्कि जो पीएसयू बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वहां पर थोड़ी सी खरीदारी इस समय आती हुई दिख रही है। अब ये ट्रेंड सस्टेन करता है कि नहीं, नजर रखनी पड़ेगी। पर पीएनबी यहां पर देखिए तो इस समय अछाल आपको आते हुए दिखा है। थोड़ी देर पहले डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कैनरा बैंक जो पीएसयू बैंक्स में सबसे एक्टिव है, सबसे आगे रहता है, वहां पर भी आपने एक ट्रेड बनते हुए देखा है। तो थोड़ा एक्शन बन रहा है, जिस तरह से इस पूरी स्पेस का सवाल है। सुबह जी, कैनरा बैंक यूजुअली हम देखते हैं पीएसयू बैंक्स में जब भी रिवाइवल आता है सबसे आगे कैनरा रहता है। इस समय आधा % ऊपर ही है, पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। कोई ट्रेड बन रहा है दिन के लिए यहाँ पर? पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा रेंज बाउंड और वोलेटाइल हो रखे हैं। सडन अपस्विंग्स और सडन डाउनस्विंग्स दिखा रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। पिछले 10 दिन का चार्ट अगर आप लोग देखोगे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि हर रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का मूव दिखा रहा है। आज की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कैनरा बैंक का। अगर 102 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब ये रैली एक्सटेंड होगी और ऊपर में 108 से 110 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 102 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बिल्कुल इसमें बाय में बने रह सकते हैं। 99 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में 108 से 110 तक का अपसाइड मूव कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, नजर रखिए जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है। शुभम जी, हिंडाल्को यहाँ पर एक अच्छा उछाल आया है, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2% की तेजी है। कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड बन रहा है हिंडाल्को में? बिल्कुल दीपांशु जी, मुझे लगता है कि हिंडाल्को में एक ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में मेटल में मूवमेंट भी काफी अच्छा था, और आज यहाँ पे फिर से एक हिंडाल्को पे ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को पार्टिसिपेट करने की राय दूंगा। 170 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, अभी 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। 6 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 10 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। बिल्कुल, तो ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक हिंडाल्को का सवाल है, अच्छी तेजी उस स्टॉक में आप बनते हुए देख रहे हैं। नीलकमल, आज फिर से ये स्टॉक एक्शन में आ रहा है। सेठी साहब, कुछ दिन पहले आपने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, अच्छी तेजी बनी, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, फिर से अब तेजी बनते हुए देख रहे हैं। क्या दोबारा अगर किसी ने वो ट्रेड मिस कर दिया हो तो दोबारा अपॉर्चुनिटी है नीलकमल में? क्या रेकमेंड करेंगे आप सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। फंडामेंटल्स का मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। और ये कंपनी प्लस इसी तरह की सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसको भी मैंने रिकमेंड किया था, दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल, जिन्होंने उस दिन भी मेरे बोलने पे लिया है, 1220 के आसपास मैंने रिकमेंड करा था, मुझे लगता है इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में इसमें और भी अच्छी तेजी यहां से भी और बनती नजर आएगी। ओके, तो नीलकमल पर नजर रखिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पर भी आपको आते हुए दिखी है। कुणाल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बॉम्बे बर्मा के बारे में बात करी थी। एक उछाल आया है बॉम्बे बर्मा में 1275 के लेवल्स पर। पिछली बार 1275 1300 के लेवल्स पर थोड़ी रेजिस्टेंस आई थी स्टॉक पर। अब लगता है कि क्या ये मूव उन लेवल्स के पार ले जा सकती है बॉम्बे बर्मा को? कोई राय चार्ट्स पर? देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु। ब्रिटानिया में बड़ी तेजी दिख रही है, और बिल्कुल वैसा ही चार्ट बीबीटीसी का भी है। एक रेजिस्टेंस 1300 के आसपास नजर आती है। ये लेवल्स पार हो तो मुझे लगता है फिर 1400 का रास्ता खुल जाएगा। तो 1300 के ऊपर अब नई खरीद करनी चाहिए, और जिनके पास पोजीशन है उन्हें 1225 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक चार्ट कॉर्नर की कॉल है, तो बिल्कुल भिजवाएं प्लीज। बिल्कुल बजाया जाए राकेश जी, कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है टाइटन में, जिसमें कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, और अगला रेजिस्टेंस मौजूदा भाव से बहुत दूर दिखाई देता है। तो इन स्तरों पर टाइटन को खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और जिस तरीके का पैटर्न है, ये स्टॉक 40-50 रुपए की अपमूव
शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। भाई शॉर्ट टर्म मेरा मानना है कि कल 11-12 बजे तक 40-50 रुपए का अपमूव देखने को मिलना चाहिए। 1062 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1122 से लेकर 1130 के टारगेट जोन के लिए टाइटन को खरीदने की राय है, और एक बार 1100 के लेवल्स कंफर्टेबली आते हैं, देखने को मिलते हैं, तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए। टाइटन यहाँ पर नजर रखिए, शानदार मूव आती दिख रही है। थोड़ी देर पहले विश्वेश जी भी यहाँ पर एक ऑप्शंस के जरिए कॉल देकर गए थे, 1100 की कॉल की खरीदारी की राय थी, तो टाइटन पर आप नजर रखिए। अब बिल्कुल बजाते हैं सुमित जी के लिए एक और सुपरहिट कॉल का। बताएं सुमित जी। दीपांशु 597 का भाव है, स्टॉक है बालाजी अमाइंस लिमिटेड, बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जिसका सिंबल है बाला माइंस। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, 1.5 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। स्टॉक 4-4.5% ऊपर है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर है, और रिसेंट के 5-7 दिनों के जो कंसोलिडेशन है उसका हाई स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। 600 के ऊपर निकलते ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और ये एक अच्छा अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों के अंदर दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 620-625 के होंगे इमीडिएट टारगेट, और मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का ये स्टॉक का स्ट्रक्चर और पैटर्न है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक 620-625 का लेवल भी तोड़ेगा, और आने वाले दिनों में 640 से 650 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। बालाजी अमाइंस में जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है, पोजीशंस को होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। और नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 575 के आसपास है, तो 575 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 620-625 का पहला टारगेट, और फिर 640 से 650 तक के लेवल आने वाले दिनों में बालाजी अमाइंस के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। जहां तक बालाजी अमाइंस का सवाल है, आपको एक ये स्टॉक का शानदार मूव दिखा सकता है, नजर रखिए उस पर। वागे साहब, पीरामल एंटरप्राइजेज, जरा इसकी चार्ट पर भी नजर डालिए। अच्छी मूव आई थी फ्राइडे को, आज भी तेजी है और 1500 के पार गया है स्टॉक इस समय। कोई ट्रेड है यहाँ पर? दीपांशु 1543 का इसका अगला टारगेट है, तो यहां पर या मे भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट आती है 1502, 1503, वहां पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 1482 का होगा। मुझे ये 1550 तक जाते हुए दिखता है। ओके, 1550 तक जाने की तैयारी में है पीरामल एंटरप्राइजेज, नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आई थी और स्टॉक आपको डेज हाई पर भी ट्रेड करते दिख रहा है। सुमित जी, आपने आज सुबह वॉकहार्ड रेकमेंड किया था पिक ऑफ द डे में। 290 का पहला टारगेट था, 288 का हाई है स्टॉक का, और इस समय भी 285 पर ट्रेड कर रहा है। किसी ने अगर ट्रेड लिया है, मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर कोई रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट? ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लगा के दीपांशु होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, और फार्मा स्टॉक्स एक एक करके हर रोज तेजी दिखा रहे हैं। तो वॉकहार्ड फार्मा की रैली तो अभी स्टार्ट हुई है, ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर में 300 का लेवल भी तोड़ेगा। तो आज इंट्राडे का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव मान सकते हो आप, क्योंकि 290 का टारगेट था, 288 का हाई लगा है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर का मूव दिखाएगा, तो पोजिशनल तौर पे 300 प्लस के टारगेट मान सकते हैं। तो जो लोग पोजिशनल करना चाहते हैं वो कॉस्ट पे स्टॉप लगा के पोजिशंस को कैरी करें। ओके, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं, अच्छी मूव आ सकती है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना यहाँ पर बेहतर रहेगा, जिस तरह से मूव आ रही है इस समय। बैंक्स में जो कमजोरी है, क्या यहाँ पर और डाउनसाइड लेवल्स आ सकते हैं? बंसल जी, कोटक बैंक का चार्ट देखिए, कमजोरी दिखा रहा है, 2-2.5% नीचे है। वैसे पिछले हफ्ते थोड़ा होल्ड आउट करा था, अब अगर गिरावट आ रही है, कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है यहाँ पर, या फिर इन लेवल से रिकवरी हो जाएगी? देखिए दीपांशु, जितनी भी एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस है वहां पर पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहे हैं, बट मूव नहीं आ रहा है। और कोटक बैंक के अंदर जो मंदी, जो शॉर्ट सेलिंग का ट्रेंड है, वो मुझे लगता है 1317 के नीचे शुरू होगा। आज भी स्टॉक ने 1320 से एक रिबाउंड दिखाया है 1327 तक का। तो दीपांशु, इसमें 1317 के नीचे ही शॉर्टिंग की राय रहेगी, और बेहतर ये होगा कि बैंकिंग और एनबीएफसी को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। जो फ्लेवर है एज ऑफ नाउ फार्मा है, वहां पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, फार्मा में तो आपको शानदार मूव आती हुई दिख ही रही है इस समय। इक्का लैबोरेटरीज, कुणाल जी, यहाँ पर कोई राय? मेरे को याद है ये सिद्धार्थ सिलानी साहब ने भी 2-3 हफ्ते पहले रेकमेंड किया था, और वहां पर भी बड़े टारगेट्स उन्होंने दिए थे। अच्छी मूव आई है और इक्का नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से भी और तेजी देखते हैं आप इक्का में?
देखिए बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। इसमें कल एक ब्रेकआउट हुआ था कप विद हैंडल पैटर्न का, और ये कप विद हैंडल पैटर्न काफी वक्त में स्टॉक में तैयार हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल जिनके पास निवेश है निवेशित रहना चाहिए। 2 दिनों में बड़ी तेजी आ गई है तो इन स्तरों पर मैं खरीदारी की राय नहीं देता हूं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1900 का एक अमेंडेड स्टॉप लॉस जरूर इन स्तरों पर रख लेना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए राय है। आइए अब फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर जो जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए 6 अगस्त को आ रही क्रेडिट पॉलिसी, और इस क्रेडिट पॉलिसी में एक बड़ा ऐलान होना संभव है और वो है लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। क्या कुछ हो सकता है इस क्रेडिट पॉलिसी में? हर क्रेडिट पॉलिसी को बहुत नजदीकी से कवर करने वाले हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आइए चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग बताइए, इस पॉलिसी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है बैंक्स के लिए? देखिए, जो 6 अगस्त की पॉलिसी है उसमें जो हमें जानकारी मिल रही है हमारे सोर्सेस के मुताबिक कि जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही थी उससे जुड़ा हुआ बड़ा ऐलान जो है पॉलिसी के अंदर हो सकता है। उसके पीछे कई सारे रेशनल है। शुक्रवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी साफ साफ कहा था कि आरबीआई के साथ रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बातचीत जारी है और तत्परता से काम हो रहा है। इसके अलावा जो आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों से सुझाव मांगे गए थे रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, तो बैंकों की तरफ से भी है आरबीआई को सुझाव दे दिए गए हैं। और एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने भी अपनी रिजल्ट कॉन कॉल में साफ साफ कहा कि हमारी तरफ से सुझाव दे दिए गए हैं और वो पॉलिसी के अंदर पता चलेगा कि आरबीआई की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। इसके अलावा एक और जो चीज है, जिस तरह से मांग की जा रही है और रिजर्व बैंक की खुद की रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे चल के जो एनपीए है वो 12% से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको देखते हुए जो सेक्टर की मांग है उस पर ध्यान देते हुए जो स्ट्रेस में सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन जैसे सेक्टर है जो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का जो ऐलान है इस बार की जो पॉलिसी में हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दीपक पारिक ने भी जब आरबीआई गवर्नर से अभी इंटरेक्शन किया था पिछले हफ्ते, तब भी साफ साफ कहा था कि जिस तरह से एनपीए बढ़ने वाले हैं तो उसको देखते हुए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पे अभी से ही काम कर देना चाहिए, जो पूरे सेक्टर के लिए काफी मुनासिब होगा। बिल्कुल एक बड़ी राहत आ सकती है, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, जहां पर लोन्स के लिए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है। सेठी साहब, किस तरह से देखना चाहिए इस खबर को? मेरे को याद है आपने कुछ होटल स्टॉक्स रेकमेंड करे हैं जहां पर ऑलरेडी शानदार तेजी भी आई है। अगर ऐसी खबर आती है तो कितनी बड़ी राहत रह सकती है इस सेक्टर के लिए जहां पर लॉकडाउन की वजह से काफी परेशानियां बढ़ी हुई हैं? बिल्कुल दीपांशु, ये जो सेक्टर है बिल्कुल बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सरकार को जरूर इसको मदद करने की जरूरत है। और जैसे भी ये लॉकडाउन जब खुलेगा, चीजें नॉर्मल होंगी, उसके बाद भी कुछ समय लगेगा इस सेक्टर को रिवाइव होने के लिए। बट यहाँ पे मैंने उस दिन भी कहा था कि बिल्कुल सही समय है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज जो कंपनीज के भाव हो गए हैं, अगर आप उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है कई होटलों के पास, और उनके भाव औने पौने दाम में आ गए हैं और मार्केट कैप बहुत ही गिर चुका है। तो यहां से इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, ये दोनों तो पसंद आते ही है जो कि लीडिंग कंपनीज है। उसके अलावा मैंने उस दिन रॉयल ऑर्किड होटल को रेकमेंड किया था जो कि काफी एक अच्छी तेजी में चल भी रहा है, मुझे लगता है उसको भी बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। तो इन तीनों होटल्स में निवेश करने की सलाह रही। बिल्कुल, इन तीनों होटल्स में आपको निवेश करने की सलाह रहेगी। और देखिए, शानदार मूव आ रही है इन होटल स्टॉक्स पर, इमीडिएट रिएक्शन भी आ रहा है। डेज हाई पर ईआईएच और इंडियन होटल्स ट्रेड करते दिख रहे हैं। शुक्रिया अनुराग हमारे लिए ये एक्सक्लूसिव खबर लाने के लिए। सुमित जी, एक चार्ट चेक ईआईएच पर अगर मैं आपसे ले सकूं, शानदार तेजी है इस समय, 2.5% ऊपर है, 66-67 पर ट्रेड हो रहा है। किस तरह का एक्शन दिख सकता है? देखो, जो स्टॉक के अंदर जस्ट लोअर लेवल से मोमेंटम आना स्टार्ट ही हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं। ये स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होना पड़ेगा और स्टॉक फिर यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। 68-70 ऊपर पे इमीडिएट हर्डल है, ये लेवल निकलने के बाद ईआईएच के अंदर, ईआईएच होटल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। फिर 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के मूव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल नजरिए के हिसाब से स्टॉक के अंदर लिया जा सकता है। कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
बिल्कुल नजर रखिए जहां तक EIH का सवाल है, शानदार मूव आ रही है और इंडियन होटल्स पर भी नजर रखिए, एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिखाई। कुणाल जी जरा आप इंडियन होटल्स के चार्ट देखकर बताइए यहाँ पर कोई व्यू आपका। अनुराग की एक्सक्लूसिव खबर के बाद देखिए एक स्पाइक आया है स्टॉक में, इस समय 2.5% की तेजी है, 78 के ऊपर है। देखिए दीपांशु, चार्ट में तो अभी तक कमजोरी ही दिखाई देती है। एक रेजिस्टेंस मुझे दिखती है जो कि 82 रुपए के आसपास है। स्टॉक काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को, और मुझे लगता है कि जब तक 82 के लेवल्स पार ना हो, आउट परफॉर्मेंस ना दिखे, तब तक इसमें नया निवेश नहीं करना चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है 75 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, 75 के नीचे और कमजोर हो जाएगा, 82 के ऊपर ही खरीदारी कराए रहेंगे। ओके, 82 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए, ये है आपके लिए राय इंडियन होटल्स पर पालविया साहब हमारे पास हैं और एक स्पेशल बिगुल बजाते हैं पालविया साहब के लिए BTST कॉल का। बताएं सर। दीपांशु जी, BTST में मुझे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेसिफिक टोरेंट फार्मा है। टोरेंट फार्मा में देखें तो जिस तरीके से पिछले वीक में जो तेजी देखने को मिली, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अब ट्रेड करा है, 2715 के आसपास इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो टोरेंट फार्मा करंट लेवल पर बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है आज इंट्राडे बेसिस पे जो टारगेट आना चाहिए 2785 से 2800 तक के टारगेट टोरेंट फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे 2730 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और 2780 और 2800 तक के टारगेट BTST ट्रेड इनिशिएट अगर इंट्राडे बेसिस पे करते तो ये टारगेट अचीव होते हुए दिखना चाहिए। ओके, टोरेंट फार्मा पर नजर रखिए, शानदार तेजी वहां पर आपको बनती हुई दिख रही है और इस समय भी भरपूर एक्शन है उस स्टॉक पर। एक और स्टॉक जो भरपूर एक्शन दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर भी एक शानदार मूव आती हुई दिख रही है। जय बजाज जय तो हमारे साथ नहीं है, जैन साहब अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर देख सकें, मेरे को याद नहीं है सर, शायद आपने भी इसके बारे में पहले बात करी है, पर इन एनी केस बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर कोई राय, जिस तरह से यहाँ पर एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है वाली बात है। और जो हमेशा से मैं FMEG पे जब भी बात हुई है तो मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का वैसे जिक्र किया, बट वेरी रिसेंटली आप सही कह रहे हो कि मैंने ये स्टॉक वैसे रिकमेंड नहीं किया था। और बट फिर भी मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है ये स्टॉक को बिल्कुल लेके रखना चाहिए। ऑलरेडी बहुत अच्छी मूव दे चुका है और जिन लेवल्स पे है टेक्निकली भी ऐसे लेवल पे आ चुका कि अपने हाइस को ये क्रॉस करने की उसमें है। बट मेरे हिसाब से जो ग्रोथ है 14% की ग्रोथ है कंपनी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छे हैं, 17-18 है। सो मेरे हिसाब से इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है एंड बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन भारत थीम, मॉनसून्स, फर्टिलाइजर जिस तरीके से नंबर्स दे रहे हैं, ट्रैक्टर्स नंबर्स दे रहे हैं, गांव में जो बिक्री हो रही है, इस बार डिफरेंट इंडिया और भारत को अलग से देखना पड़ेगा और वहां पे चीजें बहुत पॉजिटिव है, अनलाइक अर्बन इंडिया जहां पे काफी चीजें नेगेटिव ज्यादा दिखती है। सो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन तमाम स्टॉक्स पर। आइए फोकस करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी पर, और उस कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स। आइए बात करते हैं न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में लॉरस लैब के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण चावा, फाउंडर और CEO लॉरस लैब्स के। पहले थोड़ी जानकारी आपको इस कंपनी के बारे में दे दूं, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिस पर इस वक्त पूरे देश दुनिया की नजरें हैं और यहीं पर इन्वेस्टर्स के दमदार पैसे बनते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, API ये वो कंपनी है जो 56 देशों में API प्रोडक्ट्स अपने बेचती है। 2005 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और उन्होंने खास तौर से R&D पर फोकस करके इस कंपनी की शुरुआत की। पूरी दुनिया में टॉप 10 जेनरिक फर्म्स के साथ ये कंपनी काम करती है। 257 पेटेंट्स फाइल कर चुकी है, जिसमें से 116 को मंजूरी भी मिल चुकी है। ये कंपनी का कारोबार है। इस वक्त जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों के आसपास 994 रुपए का हाई आज ही बनाया है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फाउंडर और CEO डॉक्टर सत्यनारायण चावा साहब, और इनकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी। इन्होंने अपने मित्र की सलाह पर अपनी केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, जबकि इनको पसंद थी फिजिक्स, लेकिन एक राय मिली कि केमिस्ट्री कीजिए, और फिर केमिस्ट्री में ऐसा दिल लगा कि पूछे मत, मास्टर्स में टॉप किया,
पीएचडी की 1992, फिर रेनबेक्सी में थोड़े वक्त काम किया, मैट्रिक्स लैब में किया और उसके बाद नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू। लेकिन उससे भी पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज की जो आपको हमको सबको समझनी और सीखनी चाहिए, वो मल्टीटास्किंग। न सिर्फ फार्मा में डॉक्टरेट लेकिन बल्कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस के कारोबार को भी समझा, वहां भी पढ़ाई की और सीईओ तक बने। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्यनारायण चावस आपका। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इस तिमाही के रिजल्ट्स आपके जो दिख रहे हैं बेहद शानदार दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, इतना तगड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया कहां से? 15 करोड़ से मुनाफा सीधा 170 करोड़, ये और मार्जिन लगभग दुगुने 15% से 29%, ये कमाल कैसे हुआ? Good morning, everyone. We invested in infrastructure from 2014 onwards, and our company is R&D driven manufacturing organization. अभी हमारा साथ 25% तक R&D में काम कर रहा है और another 25% क्वालिटी में काम कर रहा है। 50% आदमी R&D और क्वालिटी में काम कर रहा है अभी कंपनी में। तो दैट इज द फोकस वी हैव ऑन क्वालिटी, दैट इज द फोकस वी हैव ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। वी डिड ऑलमोस्ट 2,500 crores in gross block investment so far into capacity creation. The improvement in margins is primarily our R&D expenditure remained constant. Our operating expenses remain more or less constant. Our finance cost keep reducing. When we started selling more APIs, when we started selling more formulations, our gross margin बढ़ गया। वो इसलिए वो हमारा वो expenses तो वो stable है, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट आया Q1 FY21 में। जी अच्छा सर, एक जो आम लोगों में वो ओपिनियन बनी हुई कि चाइना से जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं उससे एपीआई कंपनियों को बड़ा फायदा हो रहा है, क्या वाकई में आपकी कंपनी के साथ भी ऐसा है क्या? और यदि हाँ तो एक चीज और बताइए कि हाल ही में कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिले हैं, बड़े क्लाइंट जुड़े हैं, कितने लंबे टाइम के लिए जुड़े हैं, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। एपीआई चेंज करने में बहुत टाइम लगता, 18 महीने से 2 साल तक रहता, लेकिन स्टार्टिंग में चेंज करने में 6 महीने तक चेंजिंग हो जाता, लेकिन तो इंटरमीडिएट है तो 1 साल टाइम चाहिए। तो अभी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वजह से हमको इतना बिजनेस नहीं बढ़ा, लेकिन we expect in next 2 years there will be a lot of opportunities for companies like us. We feel we need to add more capacities to meet those opportunities. That is the reason we increased our capital expenditure this year. Probably next year also we'll do more capital expenditure in API as well as formulations. जी अच्छा सर, एक और जो ड्रग है, जो दवा है, वो बड़ी चर्चा में कोरोना के आने के बाद, वो HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसकी डिमांड कैसी दिख रही है? क्या यहां से बड़ा रेवेन्यू आया है क्या पिछले क्वार्टर में आपके कंपनी में, और आगे क्या सिचुएशन है? In the Q1 revenue coming from hydroxychloroquine is less than 5%, and we expect in the coming quarters it will be even less than 5%. So our growth doesn't depend on any one-time opportunities. ओके ठीक बात है। तो ये तो वन टाइम है कोरोना की वजह से, लेकिन आगे अब बचे हुए 3 क्वार्टर जो इस साल के हैं, इसका थोड़ा आउटलुक दीजिए सर कि क्या एपीआई कंपनियों के लिए, आपके लिए इसी तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगी और ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए बहुत बम्पर होने वाला है? We have very good order book for APIs, and we are in chronic segment, so our business doesn't depend on seasonal influences. Even because of Corona also we didn't see much opportunities increase. We are doing business as we have done earlier. Why we are able to sell more quantities is because many of our customers got approval using their APIs now, and we were able to sell more quantities, and our formulation business also increased significantly. Our synthesis business also increased. There is a overall growth, and we expect this growth will be sustainable in the next 2-3 quarters, but probably even beyond 3 quarters also.
very confident this growth will sustain. परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपनी कंपनी की रिजल्ट्स और साथ ही आगे के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो एक बेहतरीन एपीआई कंपनी लॉरस लैब्स जो कमाल का प्रदर्शन करती हुई इस तिमाही में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया और स्टॉक देखिए आज फिर से 7% मजबूत 1000 रुपए पर 52 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। शुक्रिया सर। और अभी हमारे सभी एक्सपर्ट से भी विदा लेने का वक्त है। मैं रहूंगा कार्यक्रम में क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद अजय बग्गा सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनसे बात करेंगे। आज से एक नई सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत। हर महीने पहले ट्रेडिंग सेशन पर 11 बजे बग्गा साहब आपके साथ होंगे जो आपको देंगे पूरा आउटलुक महीने भर का ग्लोबल मार्केट्स का। एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स जुड़ने वाले हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वाघे साहब, शुभम जी, जैन साहब, साथ ही और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है शो का समापन करें उससे पहले आप सब लोग और राजेश पालिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन है देश के प्रति सम्मान के साथ करें शो का समापन। जय हिंद।